हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट। हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की हमारी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेडिवल इंडिया में जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम हुआ करते थे वो कौन कौन से थे, जैसे कि जमींदारी सिस्टम है, रेवतवाड़ी, महलवाड़ी। ये तीन सिस्टम यहाँ पर ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर लैंड रेवेन्यू के बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। अब ये सिस्टम क्या थे, क्यों इम्पोज किए गए थे, क्या इनकी इम्पोर्टेंस थी, ये सभी कुछ हम आज की हमारी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन ब्रिटिश इंडिया। अब ब्रिटिश इंडिया में यहाँ पर तीन टाइप्स का लैंड रेवेन्यू सिस्टम हुआ करता था। पहला था जमींदारी, रेवतवाड़ी और महलवाड़ी। अब ये सिस्टम्स क्या थे एक्चुअली, तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम बिफोर ब्रिटिश रूल। अब यहाँ पर पहले हम ये जानते हैं कि जब यहाँ पर ब्रिटिश रूल नहीं था उसके पहले यहाँ पर जमीन को लेकर यहाँ कौन से रेवेन्यू सिस्टम्स चला करते थे। तो टैक्स फ्रॉम द लैंड वाज अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द किंग्स एंड एम्परर्स फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स, बट द ओनरशिप पैटर्न ऑफ लैंड हैड विटनेस्ड चेंजेस ओवर सेंचुरी। यानी कि अगर हम टैक्स की बात करें, यानी कि जो कर लगाया जाता था, तो जमीन को लेकर जो कर लगाया जाता था वो पहले भी बहुत सारे राजाओं के टाइम से बहुत ही ज्यादा फेमस है। यानी पहले जो राजा लोग हुआ करते थे वो भी यहाँ पर जमीन के लिए कर वसूल करते थे। लेकिन धीरे धीरे सेंचुरीज के हिसाब से जो टैक्स सिस्टम है उसमें बदलाव आता गया। यहाँ पर किंग्स अपनी अपनी ओनरशिप के हिसाब से इसे चेंज करते गए। तो ड्यूरिंग किंगशिप द लैंड वाज डिवाइडेड इनटू जागीर, jagirs were allotted to jagirdar. These jagirdar split the land they got and allocated to subordinate zamindar. अब यहाँ पर जो किंगशिप हुआ करते थे उस समय, यानी कि जो राजा हुआ करते थे वो अपनी जमीन को डिवाइड करते थे जागीर जागीर में, यानी कि उसको वो स्टेट का रहकर जागीर कह दिया करते थे। उस जागीर को वो किसे अलॉट करते थे, उसके लिए वो एक जागीरदार अपॉइंट करते थे। और ये जो जागीरदार है वो उस जगह को सबऑर्डिनेट करने के लिए एक जमींदार को अपॉइंट करते थे। जमींदार मेड पीजेंट्स कल्टीवेट द लैंड्स इन रिटर्न कलेक्टेड पार्ट ऑफ देयर रेवेन्यू एज टैक्स। अब जो जमींदार थे वो पीजेंट्स को अपॉइंट करते थे जिससे कि जो जमीन का रेवेन्यू है या टैक्स है उसको वसूला जा सके। तो उसे कलेक्ट करने के लिए वो यहाँ पर एक पीजेंट्स को अपॉइंट करते थे। तो इस तरीके से ब्रिटिश रूल से पहले ये सिस्टम चल रहा था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन ब्रिटिश इंडिया। लेकिन ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर यहाँ क्या सिस्टम आया, तो यहाँ ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर टैक्स को कलेक्ट करने के लिए, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के लिए यहाँ पर तीन मेजर सिस्टम्स लाए गए। पहला था जमींदारी, रेवतवाड़ी और महलवाड़ी। सबसे पहले सिस्टम के बारे में जानते हैं जो कि था जमींदारी सिस्टम। ये परमानेंट लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट था। Zamindari system was introduced by Cornwallis in 1793 through the Permanent Settlement Act। यहाँ पर जो जमींदारी सिस्टम था ये लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में लाया गया था। ये परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के द्वारा लाया गया था। इसे इंट्रोड्यूस किया गया था बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में और वाराणसी में। इसे परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम कहा गया था। Zamindar were recognized as the power of the land and zamindar were given the right to collect the rent from the peasants। अब यहाँ पर जो जमींदार थे यहाँ उनको ओनर बनाया गया था जमीन का, और जो जमींदार थे वही यहाँ पर जो भी टैक्स है उसे कलेक्ट किया करते थे पीजेंट से। While the zamindars become the owner of the land, यानी कि यहाँ पर जो जमीन थी, the actual farmer become tenant। अब यहाँ पर जैसे खेत है तो किसी किसान के ये खेत हुआ करते थे, तो वो किसान जो है वो ओनर नहीं कहलाता था जमीन का। जमीन का ओनर कौन कहलाता था, जमींदार। भले ही वो किसान की जमीन है तो भी वो यहाँ पर टेनेंट कहलाता था, यानी कि किराएदार कहलाता था।
और जो जमींदार है उसकी एक्चुअल लैंड कहलाती थी। द टैक्स वाज टू बी पेड इवन एट द टाइम ऑफ अ पुअर यील्ड, यानी कि अगर जमीन बंजर है तब भी ये लोग कर वसूल करते थे। द टैक्स was to be paid in cash before introducing this system the tax could be paid in kind, यानी कि यहाँ पर जो टैक्स है वो कैश में लिया जाता था। इसके पहले जो सिस्टम्स थे उसमें जो टैक्स है वो डिफरेंट काइंड में लिया जाता था, जैसे कि कई बार उनके पास कैश नहीं है तो वो उसकी जगह पर यहाँ पर कुछ सामान दे दिया करते थे। इस तरीके से भी टैक्स वसूला जाता था। Their realized amount would be divided into 11 parts. 1 by 11 of the share belongs to the zamindar and 10 by 11 of the share belongs to the ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी कि यहाँ पर जो टैक्स था उसके भी 11 भाग किए जाते थे, उसे 11 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था, जिसमें से 1 बाय 11 पार्ट जो था वो शेयर जमींदार को जाता था और 10 बाय 11 पार्ट उसका ईस्ट इंडिया कंपनी को जाता था। सेकेंड यहाँ पर व्योपारी सिस्टम था। ये सिस्टम थॉमस मुनरो थॉमस मुनरो ने इंट्रोड्यूस किया था 1820 में। दिस वाज द प्राइमरी लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन साउथ इंडिया। ये जो है ये साउथ इंडिया में लागू किया गया था लैंड रेवेन्यू सिस्टम। इसमें जो मेजर एरियाज थे जिनमें ये इंक्लूड किया गया था वो थे मद्रास, बॉम्बे, पार्ट ऑफ असम, कोर प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। यहाँ यहाँ ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। इन the Ryotwari system, the ownership rights were handed over to the peasants. British government collected tax directly from the peasants. यानी कि यहाँ पर जो ओनरशिप राइट था ये किसे दिया गया? पीजेंट्स को दिया गया। यानी कि अब यहाँ जमींदार का कोई भी रोल नहीं था, डायरेक्टली पीजेंट्स ही टैक्स कलेक्ट करेंगे और ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स किससे लेगी? पीजेंट्स यानी जमींदार को यहाँ रिप्लेस कर दिया गया। The revenue rate of the Ryotwari systems were 50% where the lands were dry and 60% in irrigated land। यानी कि ये जो सिस्टम था इसमें कुछ बदलाव भी है कि अगर जमीन उपजाऊ है तो यहाँ पर 60% टैक्स वसूला जाएगा, लेकिन अगर जमीन बंजर है तो यहाँ 50% टैक्स वसूला जाएगा। थ्रो ओनरशिप ऑफ लैंड वाज वेस्टेड विद द फार्मर्स एक्सेसिव टैक्स impoverished them, furthermore the tax rates were frequently increased। धीरे धीरे कर कर यहाँ पर ये जो टैक्स रेट थे वो भी बढ़ाए जाने लगे। तो ये जो किसान थे उनके लिए काफी प्रॉब्लम हुई इस सिस्टम में भी, क्योंकि जो लोग ज्यादा बंजर जमीन नहीं है, जिनके पास बंजर जमीन है, ज्यादा उपजाऊ जमीन नहीं है, वो इतना टैक्स कहाँ से पे करेंगे। इसके बाद थर्ड सिस्टम आया महलवारी सिस्टम। अब इसे किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो इसे 1822 में हॉल्ट मैकनिज ने इंट्रोड्यूस किया था। लेटर द सिस्टम वाज रिफॉर्म ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विलियम बेंटिक। अब इसके बाद आगे चलकर इसे रिफॉर्म किया गया सिस्टम को विलियम बेंटिक के टाइम पर 1833 में। दिस वाज प्राइमरी लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। अब यानी कि ये जो सिस्टम है ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आया था। कहाँ कहाँ? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, आगरा, पंजाब, गैंगटिक वैली और ब्रिटिश इंडिया में जो भी जगह आती थी वहां इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। इस सिस्टम के तहत द लैंड वाज डिवाइडेड इनटू महल। ईच महल कंप्राइजेस वन और मोर विलेजेस। यानी कि इस सिस्टम में जो जमीन हुआ करती थी उसे डिवाइड किया जाता था महल्स में, और हर महल में एक या एक से ज्यादा गांव बसाए जाते थे। द एंटायर विलेज महल वाज कंसीडर्ड एज अ सिंगल यूनिट फॉर टैक्स कलेक्शन। यानी पूरे महल को, यानी कि एक पूरी विलेज को एक सिंगल यूनिट मानते थे और वहां से टैक्स कलेक्ट किया जाता था। द विलेज हेडमैन और विलेज कमिटी वाज असाइन्ड द रिस्पांसिबिलिटी टू कलेक्ट द टैक्स। यानी कि वहां पर जो विलेज में एक कमिटी बनाई जाती थी, एक संस्था बनाई जाती थी उस टैक्स को कलेक्ट करने के लिए। ओनरशिप राइट वर वेस्टेड विद द पीजेंट्स। यानी अब यहाँ पर पीजेंट्स के लिए कोई ओनरशिप राइट नहीं रखा गया। द टैक्स रेट वाज एक्सेसिव इन दिस सिस्टम टू। यानी कि इस सिस्टम में भी यहाँ जो टैक्स रेट था वो काफी ज्यादा था। द महलवारी सिस्टम हैड मेनी प्रोविजन ऑफ बोथ द जमींदारी सिस्टम एंड ड्यूटवारी सिस्टम। यानी कि यहाँ पर कई और ज्यादा प्रावधान थे महलवारी सिस्टम में एज कंपेरिजन टू जमींदारी एंड ड्यूटवारी सिस्टम। तो ये भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट था लोगों के लिए। प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय द ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज। अब यहाँ पर जो सिस्टम ब्रिटिशर्स द्वारा लाए गए थे इनसे क्या क्या प्रॉब्लम जनरेट हो रही थी? तो द लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज इंप्लीमेंटेड बाय द ब्रिटिश अफेक्टेड द एग्रीकल्चर सेक्टर। यानी कि पूरी तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर को तो ये पॉलिसी अफेक्ट कर ही रही थी।
यहाँ पर समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि जो फार्मर्स हैं वो इतना टैक्स पे नहीं कर सकते, और यहाँ पर वो डेडलाइंस रखते थे कि आपको इस समय तक टैक्स पे करना है। अब वो इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किस तरीके से वो लोग टैक्स पे कर पाएंगे, जबकि उनके पास यहाँ पैसा नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पुअर हुआ करते थे फार्मर्स, तो इस तरीके से उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हुई। द लोन्स वर ऑब्टेन्ड बाय mortgaging agricultural land, the agricultural land of the farmers who could not pay back the loan and interest were seized by the money lenders। यानी कि अब यहाँ पर टैक्स देने के लिए जो किसान हुआ करते थे वो क्या करते थे कि यहाँ पर मनी लेंडर्स को अपनी जमीन गिरवी रख देते थे, लेकिन जब वो उनके पैसे नहीं चुका पाते थे तो यहाँ उनकी जमीन भी, यानी वो लोन होता था एक तरीके से, तो लोन जब उन्होंने लिया लेकिन अब वो सिर्फ रिटर्न नहीं कर पा रहे हैं टाइम पर, तो यहाँ पर जो मनी लेंडर्स है उनकी जमीन भी हथिया लेते थे और लोगों के पास कुछ भी शेष नहीं बचता था। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जो इस टाइम पर क्रिएट हुई। लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, लेकिन यहाँ पर इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी के बाद जो लैंड रिफॉर्म सिस्टम था उसमें क्या बदलाव हुआ? तो जमींदारी अबॉलिशन एक्ट वाज पास्ड बाय यूपी, यानी कि जो जमींदारी एक्ट था उसको यहाँ हटा दिया गया। यूपी, तमिलनाडु, बिहार, मध्य प्रदेश इन सभी जगहों से इसे हटा दिया गया था। Later, land ceiling act was passed by different state fixing an upper limit for the private land holding। यानी कि इसके बाद यहाँ पर लैंड सीलिंग एक्ट लाया गया था कई राज्यों में, जिसमें उन्होंने यहाँ पर लैंड होल्डिंग के लिए यहाँ एक लिमिट फिक्स कर दी थी। तो यहाँ पर ये सभी सिस्टम ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर लागू किए गए थे। फार्मर्स के लिए यहाँ पर उन्होंने बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट की, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद धीरे धीरे यहाँ पर सुधार आ गया था लैंड रेवेन्यू सिस्टम। तो आई होप ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम चलता था उससे रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोस की सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।